और एक बड़ी खबर इस वक्त ये कि लखनऊ से आतंकी की गिरफ्तारी में एक नया खुलासा हुआ है और इस नए खुलासे के तहत जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मिन्हाज सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलकायदा के गुट यानी अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ था। ऑनलाइन ही बड़े आतंकियों से इसका संपर्क हुआ जिन्होंने मिन्हाज का ब्रेन वॉश किया और उसके बाद 1.5 साल तक मिन्हाज ने स्लीपर सेल की तरह काम किया था। जब नौकरी चली गई तो नौकरी जाने के बाद सक्रिय रूप से अलकायदा से जुड़ा मिन्हाज यहां तक कि खुद मानव बम बनने को राजी तक हो गया था। 3 महीने तक संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग श्रीनगर में हुई थी, जहां उन्हें पहचान छिपाकर रेकी करने, कुकर बम बनाने और मानव बम के लिए जरूरी बातों की ट्रेनिंग मिली। श्रीनगर में बड़ा खुलासा हुआ है ये किस तरह से मिन्हाज सोशल मीडिया के जरिए इस ग्रुप से जुड़ा, इस आतंकी गुट से जुड़ा, उसका वहीं पर ब्रेन वॉश किया गया और फिर इसे तैयार किया गया। श्रीनगर में 3 महीने तक इन संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग जो हुई है, वहां पर उन्हें बताया गया कि कैसे पहचान को छिपाकर रेकी की जाए। मानव बम बनने को लेकर भी जरूरी जो बातें थी उन्हें वहीं पर सिखाई गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्लानिंग इनकी बहुत बड़ी थी और मई में ही धमाके की साजिश रचने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाया। लेकिन सोशल मीडिया वो माध्यम था जिसके जरिए ये उस ग्रुप से जुड़ा जो अलकायदा का गजवातुल हिंद ग्रुप है और वहीं पर सोशल मीडिया पर ही इसका ब्रेन वॉश किया गया था। इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। संभल से उबैदुर हमारे साथ हैं और लखनऊ से संजय त्रिपाठी। संजय, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि पूछताछ में ये बड़ा खुलासा कि आखिर किस तरह से इनका ब्रेन वॉश हुआ हो, चाहे इन्हें बताया गया हो कि कैसे जुड़ना है, वो सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है। बिल्कुल शिरीन, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में साधारण सा कर्मचारी था और उसके बाद कैसे वो अलकायदा का एक खूंखार आतंकवादी बनने की ओर अग्रसर हो चुका था, इसको लेकर के काफ़ी जानकारियां एटीएस के हाथ में लगी हैं। जैसा कि बताया गया, सोशल मीडिया का बड़ा योगदान था, क्योंकि लगातार जिस तरह के कमेंट मिन्हाज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करता था उन पर नज़र पड़ी और उसके बाद उससे संपर्क किया गया, ऑनलाइन ही संपर्क किया गया। फिर उसके बाद कुछ उसको वीडियो भेजे गए, उन वीडियो को देखने के बाद में वो और कट्टर हुआ और फिर धीरे धीरे उसको ला करके पहले गजवातुल हिंद से जोड़ा गया और बाद में उसको अलकायदा के कुछ लोगों से ऑनलाइन ही मुलाकात कराई गई। सारा का सारा जो कुचक रचा गया वो सारा ऑनलाइन था। बाद में इतना कट्टर वो हो गया जिसके बाद ये तय कर लिया था कि मैं मानव बम बनूंगा। ये ऑफ़र किया था उसने कि मुझे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं मरने को तैयार हूँ, कहीं भी आप मुझे बता दें जहाँ ब्लास्ट करना हो। या इस तरह की कट्टरपंथ उसके अंदर सोच आ चुकी थी। ये भी खुलासा हो रहा है कि जो कश्मीर कनेक्शन है उसका, कुछ बताए जाते हैं कि लोग कश्मीर से उसके यहाँ आते जाते थे। टेलीग्राम ऐप के जरिए मूसा और एक अन्य व्यक्ति जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनसे ये संपर्क में था। उनसे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी भी मिली है एटीएस को कि मिन्हाज उनके जरिए कुछ पैसे लेन देन करता था। और जहाँ तक देखेंगे आप, पूरे इस खुलासे में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की बात हो रही है। तो एटीएस के हाथ में कानपुर का भी एक बड़ा कनेक्शन मिला है कि कानपुर से किस तरीके से मिन्हाज ने पिस्टल ली थी, वहाँ से प्री एक्टिवेटेड सिम लिए थे, मोबाइल लिया था। साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि कानपुर में एक आतंकी पाठशाला बनाने की तैयारी भी शुरू की गई थी। एक प्राइवेट बिल्डर से संपर्क किया गया था और कहा गया था कि उन्हें 10 से 12 लोगों को बिठाने का एक इंतज़ाम चाहिए, जहाँ पर वो ऐसे ही कट्टरपंथी सोच डेवलप करें युवाओं में, इसकी भी तैयारी थी और लगभग सारी चीज़ें फाइनल थी। मिन्हाज लगातार कानपुर के लोगों के संपर्क में था और कानपुर से इसी सिलसिले में लगभग 8 लोगों को अब तक एटीएस उठा करके पूछताछ कर रही है। मान के चलिए कि बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां होंगी और कुछ और खुलासे भी होंगे। चिरिन, ठीक है, उबैदुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि उबैदुर संभल का जिक्र इसीलिए क्योंकि उमर अल मंडी जो कि जिसका कनेक्शन सीधे तौर पर संभल से है, वहां पर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं क्योंकि परिवार से बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई हैं।
जी शिरीन, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो उमर अल मंडी उर्फ हाफिज सईद अख्तर है, इसका जो नाम अब आया है लखनऊ में 2 आतंकवादियों से पूछताछ के बाद और बताया गया कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का हेड है 2019 के बाद। दरअसल भारतीय एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को जब अल जवाहिरी ने 2014 में ये ऐलान किया था कि सनाउल हक उर्फ मौलाना आसिम उमर भारत और आसपास के देशों में अलकायदा के नेटवर्क को, ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहा है और पिछले 2 साल से वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, तो 2014 में अल जवाहिरी के ऐलान के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई और जब पता चला कि जो संभल के 2-3 लड़के हैं उस दीपा सराय मोहल्ले के नक्कासा थाना इलाके के, वो गायब हैं, उसके बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि जो अलकायदा का हेड बना था 2014 में सनाउल हक, वो 2019 में बाद में उसके मारे जाने की खबर आई और उसके बाद से ये जो अब नाम आया है उमर अल मंडी उर्फ हाफिज सईद अख्तर का, ये 2019 से लगातार भारत और उस सबके आसपास के देशों के लिए अलकायदा के नेटवर्क को तैयार कर रहा है। और हमें जो जानकारी मिली संभल में, तो जो दीपा सराय से एक लड़का और है जिसका नाम है सरजिल, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। और ये जो उमर अल मंडी है और जो इससे पहले का अलकायदा का हेड था जो 2019 में मारा जा चुका है, ये दोनों 1998-99 में यहाँ से अचानक गायब हो गए थे। और गायब होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी ये है कि उमर अल मंडी के जो फादर थे वो भी मौलवी थे और ये मौलवियत की पढ़ाई करने के लिए दारुल उलूम देवबंद गया था। इसके भाई का ये कहना है कि हो सकता वहीं पर इसकी सनाउल हक से मुलाकात रही हो, क्योंकि दोनों संभल के एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। और उसके बाद किसने इनका ब्रेन वॉश किया, ये परिवार को कुछ नहीं पता, मोहल्ले के लोगों को कुछ पता नहीं है। अब इतने सालों के बाद जब ये खुल के आया कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में कहीं है और अलकायदा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में ऑपरेट कर रहा है, तो तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नज़रें जो हैं अब वो संभल पर हैं। और संभल के ये 5 लड़कों के जो नाम हैं, 2015 में 2 गिरफ्तारियां हुई थी संभल से जो दिल्ली पुलिस ने की थी, आसिफ और जफर मसूद उर्फ गुड्डू की। आसिफ भारत का अलकायदा का हेड बताया गया था और वो अभी तिहाड़ जेल में है दोनों। तो अब फिलहाल खुफिया एजेंसियां इनके बाकी के संपर्क को भी, और साथ ही संजय आप भी, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन जिस तरह से अब ये नए नए खुलासे हो रहे हैं वो चौंका रहे हैं। लेकिन आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव पर बीजेपी लगातार हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और अखिलेश पर वार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश खुद अपने राज्य में आतंकियों पर से मुकदमे वापस लेते हैं और यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, ये आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे, भरोसा ना होने की बात कही थी, उस पर अब अखिलेश खुद गिर गए हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसे लेकर निशाना साधा और कहा कि आतंकियों पर से मुकदमा वापस तो अखिलेश लेते थे। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात करेंगे। सपा कह रही है कि हमको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, उनकी कार्रवाई पर भरोसा नहीं। क्यों आपको लगता है वो ऐसा कह रहे हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे मायावती जी हों, कम से कम आतंकवादियों और अपराधियों के मामले में इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको भाजपा से बैर है, भाजपा के बारे में वो बयान दें तब तो समझ में आता है। लेकिन जिस पुलिस की सुरक्षा लिए वो घूमते रहते हैं, उसी पुलिस पर सवाल उठाना, मैं समझता हूँ ये पुलिस का मनोबल तोड़ने और जो देश के दुश्मन उनका मनोबल बढ़ाने, जो अपराधी उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास है। इस प्रकार के जो राजनीतिक हथकंडे देश के हित और अहित से जो जुड़ा हुआ है, देशवासियों की सुरक्षा से, प्रदेशवासियों की सुरक्षा से जो जुड़ा हुआ है, उसमें नहीं करना चाहिए। और इन्होंने जो किया है उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। इस प्रकार के बयान वापस लेने की मांग भी करता हूं। ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अखिलेश यादव की सरकार में तमाम आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए गए, समर्थन करते हैं। मैं तो स्वाभाविक तौर से मैं कहा हूं और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जो आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का काम कर सकते हैं, वो आतंकियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, देश के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे सहन कर सकते हैं। और आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी के डीजीपी से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि आतंकियों से अभी पूछताछ कर कई और जानकारियां निकलवानी हैं। ये कैसे काम कर रहे थे, किन किन लोगों से इनका संपर्क था, इस तरह के सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए।
यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करके एक नए मॉड्यूल का खुलासा किया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हैं। हम उनसे समझेंगे कि अब पुलिस किस तरह से जांच को आगे बढ़ाएगी और कड़ियों को कैसे जोड़ेगी। सर, कई सवाल अभी ऐसे हैं जिनके जवाब इन लोगों से मिलने बाकी हैं, तो पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान किन किन सवालों के जवाब आप लेंगे, क्या क्या जानकारियाँ जुटाने की कोशिश होगी? देखिए, ये तो पूरी इसमें पूछताछ होगी। जो लोग पकड़े गए हैं और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको कैसे ये संपर्क में आए आतंकवादियों के जिन्होंने इनको इंडोक्ट्रिनेट किया है, रेडिकलाइज किया है, कैसे उनके संपर्क में आए और इनके साथी और कौन कौन हैं, और ये तमाम चीज़ें पता करके और फिर आगे बढ़ाई जाएगी। निश्चित रूप से सर, बड़ी कार्रवाई हुई, बड़ी उपलब्धि भी है। 2 अलकायदा के आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन आलोचना भी इस बात को लेकर की हो रही है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर था। क्यों नहीं पता लग पाया कि 2 आतंकी रह रहे हैं, क्यों नहीं पता लग पाया कुकर बम बन रहा है। इस तरह की चीज़ों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये सब अभी सूचना एक ऐसी चीज़ है एकदम से तो मिलती नहीं है, इसको डेवलप करना पड़ता है, कई बार समय लगता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आम जनता का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। ये लोग जहाँ पे रह रहे थे, कहीं से चाहे वहीं के रहने वाले थे या कहीं से बाहर से आके रह रहे थे, जहाँ से भी कोई आके इस तरह क्रिमिनल रहता है, उसके बारे में जानकारी जनता से ही मिलती है और मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट भी वही होती। तो मैं जनता से भी गुजारिश करूंगा इसमें कि पुलिस का सहयोग करें इस तरह के मामलों में, और यदि अपने आसपास कोई अननेचुरल चीज़ देखें या कोई इस तरह की अवांछित गतिविधि देखें तो अवश्य पुलिस को सूचित करें। संभल से कनेक्शन निकल के आया सर, वेस्टर्न यूपी से, इसके अलावा कानपुर से भी इनके जुड़े हुए हैं तार, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से सर इस पूरी चीज़ों को लेकर के एक्शन हो रहा है? क्या कुछ टीमें बनाई गई हैं? क्योंकि ये बड़ा मसला है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये प्रदेश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले थे। नहीं, ये एटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और बहुत अच्छी सफलता है, और अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है, और इसके लिए हम लोगों ने अच्छे अधिकारी लगाए हैं, टीम्स बनाई हैं, और इसमें जो भी आगे जानकारी डेवलप होगी उससे और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। साल 2017 में जब चुनाव थे सर, तब कानून व्यवस्था बड़ा विषय था। अब 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, फिर से वही चीज़ें कही जा रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे निपटेंगे सर? चुनाव बहुत नज़दीक है और हाल ही में आपने भी चार्ज भी लिया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और रहेगा, और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, मेरा मानना है, मैं तो वैसे ही प्रदेश के बाहर था, तो बाहर से भी ऐसा ही लगता था कि पिछले 4 साल में काफ़ी सुधार हुआ है और अच्छे काम हुए हैं। उसी काम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे भी कानून व्यवस्था में सुदृढ़ता लाई जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।